एक कमरे में सोने वाली बहू को मिला 150 बेडरूम वाला ससुराल। दीदी, किसको ना सोने में दिक्कत हो रही है। और कितना खिसको, मैं तो पहले ही कोने में ही सो रही हूँ। सारी जगह इस टाइगर ने ले लिया, मैं पैर भी सीधे नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं जगह बनाती हूँ। ईशानी खिसक कर दीवार से चिपक जाती है और उसका भाई आराम से सोता है। ईशानी एक कमरे वाले घर में रहती थी जहाँ उसके साथ उसके मम्मी पापा, भाई और एक डॉगी रहते थे। ईशानी का एक कमरे वाला घर बहुत ही छोटा था। एक ही कमरे में रसोई, बिस्तर, सिलाई मशीन सब कुछ था। दीवारों पर कीलें लगी हुई थी और उसी में सारे सामान टंगे हुए थे। उनके पास एक बड़ा सा संदूक था और पूरे परिवार के कपड़े रखे थे। ये हमारा एक कमरे वाला घर हम 5 लोगों के लिए काफी नहीं है। एक बार जॉब लग जाए तो मैं मम्मी पापा से बात करके फ्लैट ले लूंगी। ईशानी को सोने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके मम्मी पापा को दिक्कत ना हो इसलिए वो जैसे तैसे एडजस्ट करके सो जाती है। अगले दिन जब ईशानी सुबह उठती है, हाय राम, मेरी कमर में तो बहुत दर्द हो रहा है और मेरी पीठ भी अकड़ गई है। पूरी रात दीवार से चिपक कर सोने की वजह से मेरी पीठ और कमर की बैंड बच गई है। ईशानी दर्द से करहा रही थी कि तभी उसकी माँ, मैं जानती हूँ बेटी, रात में सोने में जगह नहीं होती है इसलिए शायद तेरी पीठ अकड़ गई है, लेकिन बेटा तू तो जानती है मेरे घुटने में दर्द है और घर में पानी खत्म हो गया है, तो बेटा जाकर पानी ले आ। बस जा रही हूँ माँ। ईशानी उदास होकर पानी लेने के लिए जाती है। वो पीठ दर्द में जैसे तैसे 2 बाल्टी उठाकर घर लाती है, लेकिन जैसे ही वो पानी की बाल्टी साइड में रखती है, उनका डॉग टाइगर ईशानी को देखकर कूदने लगता है और पूरा पानी गिरा देता है, जिसे देखकर, अरे क्या जरूरत थी एक कमरे वाले घर में इस कुत्ते को रखने की। वैसे ही हमारा घर इतना छोटा है, ऊपर से तुम लोगों ने रास्ते का ये कुत्ता रख लिया। टाइगर जब हमारे पास आया था तो बहुत छोटा था। उसे देखकर बबलू को उसके ऊपर दया आ गई, इसलिए तो हमने टाइगर को रखा था। ईशानी देखती है कि उसके मम्मी पापा पानी गिरने की वजह से बहस कर रहे हैं, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप से दोबारा अपने घर से थोड़ी दूर नल में जाकर बाल्टी में पानी भरकर लाती है। ईशानी के पानी ले आने से परिवार वालों का गुस्सा शांत हो जाता है। ईशानी, मुझे काम पर जाने में देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता बना कर दो। ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, रोटी भुजिया बना देना। ईशानी, मैंने भुजिया बना दी है, तू बस रोटी बना ले। रेखा की बात सुनकर ईशानी आटा गूंथना शुरू करती है। आटा गूंथने के बाद ईशानी स्टोव जलाकर रोटी बनाती है। ईशानी के एक कमरे वाले घर में कोई खिड़की नहीं थी, इसलिए रोटी बनाते समय उसे बहुत गर्मी लगती है। इतनी गर्मी में खड़े होकर रोटी बनाने में तो बहुत दिक्कत होती है। ईशानी जैसे तैसे करके फूली फूली रोटियां बनाती है और अपने पापा को खाने के लिए देती है। अरे यार, मैं तो कॉलेज जाने के लिए लेट हो गई, मुझे जल्दी करना होगा वरना कॉलेज लेट पहुंची तो प्रोफेसर डांटेंगे। ईशानी जल्दी जल्दी नहाती है और अपने कमरे वाले घर में बीच में पर्दा लगाकर कपड़े चेंज करती है। ईशानी का भाई बबलू पर्दे को पकड़कर खड़ा था। कपड़े बदलने के बाद ईशानी जैसे ही आईने के सामने खड़े होकर तैयार होती है तो रेखा, ईशानी बेटा, घर के अंदर बाल ना झाड़ो, घर में बाल टूटेंगे तो खाने में जा सकते हैं, जाओ बाहर जाकर बाल झाड़ो। ईशानी बाहर जाकर अपने बाल झाड़ती है और फिर तैयार होकर बिना नाश्ता किए कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करती है। ईशानी, आज भी तू जल्दी जल्दी आने के चक्कर में कुछ खाकर नहीं आई है ना? हाँ यार, लेकिन तुझे ये कैसे पता? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सैंडविच लेकर आया हूँ, उसे खा ले। युवराज ईशानी को कैंटीन में बिठाकर सैंडविच खिलाता है। सैंडविच खाने के बाद ईशानी और युवराज बाकी की क्लास करते हैं और फिर वो अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद, माँ, मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ। ईशानी कुछ बच्चों के घर पर जाकर उन्हें प्राइवेट ट्यूशन देती थी। ईशानी उन बच्चों को पढ़ाकर आने के बाद एक मैदान में जाती है और वहाँ चटाई बिछाती है और फिर, बच्चों यहाँ आओ, पढ़ने का समय हो गया है। शाम हो चुकी थी। ईशानी की आवाज सुनकर मोहल्ले के गरीब बच्चे उसके पास आ जाते हैं। ईशानी उन बच्चों को पढ़ाती है। ईशानी का सपना था गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलकर उन्हें पढ़ाना, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से ये मंजिल अभी थोड़ी दूर थी। ईशानी बच्चों को पढ़ाकर अपने घर चली जाती है। अभी तो इतना सारा घर का काम बाकी है। ईशानी घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करती है और फिर रात के खाने की तैयारी करने लगती है। रात में जब सभी लोग खाना खा लेते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं तब, अरे मैं नहीं सोऊंगा, मुझे सोने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे अच्छे से सोना है। बेटा, हमारा एक कमरे वाला घर है ना, घर में जितनी जगह होगी हम वैसे ही सोएंगे ना। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं सोऊंगा, मुझे करवट बदलने की भी जगह नहीं मिलती है। ईशानी बबलू के रोने से परेशान हो जाती है। आप लोग यहाँ बिस्तर लगाकर आराम से सो जाइए, मैं दरवाजे के पास दूसरी चटाई बिछाकर सो जाऊंगी।
ईशानी के परिवार वाले उसकी बात मान जाते हैं। ईशानी दरवाजे के पास एक चटाई पर सोई हुई थी, इसलिए उसे सोने में बहुत दिक्कत होती है। क्या मैं कभी किसी बड़े बेड पर आराम से सो पाऊंगी? ईशानी की जिंदगी ऐसे चल रही थी कि एक कमरे वाले घर में उसे सोने में बहुत दिक्कत होती थी। ईशानी कॉलेज जाती, बच्चों को पढ़ाती, खुद पढ़ती, ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन महेश बहुत उदास होकर घर आता है। क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे ईशानी बेटा, मेरी नौकरी चली गई है। मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। ये बोल करके मेरी अब उम्र हो गई है, मैं कंपनी में ज्यादा काम नहीं कर सकता हूँ। महेश की बात सुनकर ईशानी के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, हमारा गुजारा कैसे होगा? इनकी नौकरी से ही तो हमारा घर चलता था। इतना कहकर ईशानी की माँ रेखा रोने लगती है। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर ईशानी उनके आंसू को पोंछती है और कहती है, रो मत माँ, अब मैं कुछ करूंगी, मैं अपने परिवार को संभालूंगी, तुम चिंता मत करो। ईशानी कॉलेज जाना छोड़ देती है क्योंकि उसके पास कॉलेज में देने के लिए फीस के पैसे नहीं थे। वो कई जगह पर जाकर नौकरी की तलाश करती है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। फिर एक दोस्त के जरिए उसे मॉल में हेल्पर की नौकरी मिलती है। अगर मुझे सही समय पर ये नौकरी नहीं मिली होती तो पता नहीं मैं अपने घर वालों को कैसे संभालती। ईशानी मॉल में कपड़े वाली जगह में सारे कपड़ों को ठीक से रखती है। उसी मॉल में युवराज भी शॉपिंग करने के लिए आ गया था। वो ईशानी को मॉल में देखता है। ईशानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? युवराज, मेरे पापा की नौकरी चली गई, इसलिए घर संभालने के लिए मैं यहाँ मॉल में नौकरी कर रही हूँ। अरे ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। अब तुम चलो मेरे साथ। युवराज, तुम मेरा हाथ पकड़कर कहाँ लेकर जा रहे हो? युवराज ईशानी को मॉल के बाहर ले आता है और बड़े रोमांटिक अंदाज में घुटनों पर बैठकर ईशानी को शादी के लिए प्रपोज करता है। ईशानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। ईशानी युवराज को प्यार करती थी, इसलिए वो युवराज को मना नहीं करती है। युवराज, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे मेरे मम्मी पापा को देखना होगा। ईशानी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे परिवार का ध्यान रखूंगा, मुझ पर भरोसा करो। युवराज के विश्वास दिलाने पर ईशानी उससे शादी करने के लिए मान जाती है। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद ईशानी और युवराज दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। वैसे तो युवराज ईशानी के सामने मिडिल क्लास लड़के जैसा रहता था, लेकिन वो शहर के सबसे बड़े अरबपति का बेटा था। युवराज अपने बड़े से बंगले में अपनी दादी के पास जाता है। दादी, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की बहुत ही अच्छी है और संस्कारी है। जैसी लड़की आपको चाहिए वो बिल्कुल वैसी है। युवराज बेटा, मुझे तेरी पसंद पर भरोसा है, लेकिन मैं ऐसे ही किसी भी लड़की को अपने इतने बड़े घर की बहू नहीं बना सकती, मुझे उससे परखना होगा। अच्छा ठीक है दादी, आपको जो करना है कीजिए, मुझे ईशानी से शादी करनी है। युवराज अपनी दादी को ईशानी के घर के पास ले जाता है। युवराज की दादी गरीब बुढ़िया जैसे कपड़े पहनकर ईशानी के दरवाजे पर जाती है। कोई है? मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? कमला की आवाज सुनकर ईशानी दरवाजे का गेट खोलती है और कमला को अपने घर के अंदर बैठाती है। दादी जी, ये लीजिए पानी, आराम से पी लीजिए। कमला पानी पी लेती है और फिर, बेटा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे थोड़ा खाना मिलेगा? दादी जी, आप बिल्कुल सही समय पर आई है, मैं बस खाना खाने ही जा रही थी, मैं आपको अपना खाना दे देती हूँ। बेटा, अगर तुम अपना खाना मुझे दे दोगी तो तुम भूखी रह जाओगी। नहीं दादी जी, मैं तो बाद में खाना खा लूंगी, लेकिन अभी आपको खाना देना बहुत जरूरी है। ईशानी की बातें कमला को बहुत अच्छी लगती है और वो उन्हें वैसे ही लड़की लगती है जैसे उन्हें अपने पोते के लिए चाहिए थी। खाना पीना करने के बाद कमला ईशानी के घर वापस अपने घर चली जाती है। वो अपने परिवार वालों को एक साथ बुलाती है। हमारा युवराज ईशानी नाम की लड़की से प्यार करता है, मैंने उस लड़की को देखा है, उससे अच्छी लड़की हमारे युवराज के लिए कोई हो ही नहीं सकती है। मैंने फैसला कर लिया है, हमारे युवराज की शादी उसी लड़की से होगी। नहीं दादी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप किसी गरीब भिखारी घर की लड़की को मेरी देवरानी नहीं बना सकती। आपको पता है मेरी दोस्त बहुत अमीर है, वो देवर जी को बहुत ज्यादा पसंद करती है, आप देवर जी की शादी मेरी दोस्त से करवा दीजिए। पूजा बहू, मुझे अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने युवराज की शादी ईशानी से ही करवाऊंगी, वो हमारे घर की छोटी कुलवधू बनने के लायक है। अगर माँ को वो लड़की इतनी पसंद है तो हमारी युवराज की शादी उसी लड़के से होगी। युवराज के घर वाले थोड़े नॉर्मल कपड़े पहनकर ईशानी के घर उसकी शादी का रिश्ता लेकर जाते हैं। ईशानी के घर वालों को भी युवराज बहुत पसंद आता है। इस तरह दोनों की शादी फिक्स हो जाती है और कुछ दिन बाद ही ईशानी और युवराज की शादी हो जाती है।
और ईशानी युवराज के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल जाती है। पता नहीं मेरा ससुराल कैसा होगा। मैंने तो आज तक युवराज से कभी उसके घर के बारे में बात भी नहीं की। युवराज तो मिडिल क्लास फैमिली से है, तो शायद उसका घर नॉर्मल सा ही होगा, बस वहाँ सोने की दिक्कत ना हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ईशानी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकती है। ईशानी घूंघट के अंदर से बाहर देखने की कोशिश करती है। ईशानी उतरो, घर आ गया। ईशानी गाड़ी से नीचे उतरती है। वो ऊपर से नीचे तक बंगले को देखती है। ऊंचा सफेद गुंबद, संगमरमर की दीवार, विशाल फंवारे जिसमें रंग बिरंगी लाइटें जल रही थी और म्यूजिक बज रहा था। मीलों तक फैला हरा भरा लॉन देखकर ईशानी की सांसें अटक गई। ईशानी एक नजर में पूरे बंगले को ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। क्योंकि युवराज, ये किसका घर है? शायद हम लोग गलत एड्रेस पर आ गए हैं। नहीं ईशानी, ये मेरा घर है। युवराज इतना कहता ही है कि तभी उसकी माँ दादी उसके पूरे परिवार के साथ बंगले के गेट पर आरती की थाल लेकर खड़ी हो जाती हैं। ईशानी और युवराज फव्वारे के सामने खड़े थे। देखो, मेरे परिवार वाले तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं, चलो अंदर चलो। झूठ, इतना बड़ा झूठ। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो। ईशानी मुझे माफ कर दो, मैं मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हूँ, बल्कि मैं इस शहर के सबसे बड़े अरबपति मिस्टर आहूजा का बेटा युवराज आहूजा हूँ, और ये बंगला भी मेरा है। युवराज, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों कहा? तुम्हें अमीर लड़कों से नफरत है और मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन तुम्हारे घर वाले मेरी असलियत जानते हैं। ईशानी, नेहा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन मैं रोहन जैसा नहीं हूँ। ईशानी अपनी दोस्त नेहा के साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। नेहा देख, तू रोहन के चक्कर में मत पड़, रोहन अच्छा लड़का नहीं है। नहीं यार, रोहन सच में बहुत अच्छा लड़का है। तू उसे गलत समझ रही है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। नेहा, तू समझती क्यों नहीं? मैंने उसे कई लड़कियों से फ्लर्ट करते हुए देखा है, मुझे वो सही नहीं लगता। ईशानी, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि रोहन के बारे में गलत बातें मत बोला कर। तुझे उसके बारे में बुरा बोलना है तो मैं जा रही हूँ। नेहा ईशानी से गुस्सा होकर अपनी क्लास लेने के लिए चली जाती है। इस बार ईशानी भी नेहा से गुस्सा थी, इसलिए वो भी उससे सामने से बात नहीं करती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। नेहा कॉलेज नहीं आ रही थी और ना ही ईशानी का फोन उठा रही थी। पता नहीं नेहा इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। एक काम करती हूँ, उसके घर जाकर पता लगाती हूँ। ईशानी नेहा के घर जाती है। तभी वहां जाते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि नेहा की मौत हो चुकी थी। उसने सुसाइड कर लिया था। नेहा, ये सब और कैसे हो गया? नेहा की फोटो पर हार देखकर ईशानी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी नेहा की बहन उसके पास आकर, ईशानी दीदी, ये सब उस हमेशा रोहन की वजह से हुआ है। उसने नेहा दीदी से शादी का वादा करके धोखा दिया और उन्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, इसलिए नेहा दीदी ने सुसाइड कर लिया। नेहा की सुसाइड के सच जानकर ईशानी को रोहन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन रोहन बहुत अमीर था, इसलिए चाहते हुए भी ईशानी उसका कुछ नहीं कर पाती और उस दिन से उसे अमीर लड़कों से नफरत हो जाती है। युवराज, तुम झूठ बोलकर मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? ईशानी, अब तो हमारी शादी हो गई है, अब गुस्सा छोड़ दो ना। तुम तो मुझसे प्यार करती हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ईशानी युवराज से प्यार करती थी और अब युवराज उसका पति बन गया था, इसलिए ईशानी युवराज को माफ कर देती है और उसके साथ बंगले के अंदर जाती है। 150 बेडरूम वाले ससुराल में तुम्हारा स्वागत है ईशानी। क्या 150 बेडरूम? हाँ ईशानी, तुम्हारे ससुराल में 150 बेडरूम है। इतने सारे कमरों में तो बहुत सारे लोग रहते होंगे। नहीं बेटा, इस घर में हम सिर्फ 5-6 लोग रहते हैं। देखा माँ जी, गरीब भिखारी लोगों से रिश्ता जोड़ने का नतीजा। मैंने तो पहले ही कहा था कि देवर जी की शादी मेरी दोस्त से करवाएंगे। मेरी दोस्त देवर जी को कितना पसंद करती थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी सुनी ही नहीं। बड़ी पोता बहू, अपना मुंह बंद कर, तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है। किस मौके पर तुझे क्या बात करनी चाहिए ये भी बताना पड़ेगा। कमला पूजा को डांट कर चुप करवा देती है। अपने पैर से कलश गिराकर घर के अंदर आओ बेटा। ईशानी कलश गिराकर घर के अंदर आती है। बहुत सारे नौकर ईशानी और युवराज के ऊपर फूल फेंकते हैं। ईशानी जैसे ही अपने 150 बेडरूम वाले ससुराल में आती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। घर की हॉल में बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। हर जगह एंटीक पीस रखे थे। महंगी पेंटिंग दीवारों की शोभा बढ़ा रही थी। ईशानी चारों तरफ नजरें घुमाती है। ये कहीं कोई सपना तो नहीं? ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुली आंखों से कोई सपना देख रही हूँ। अरे क्या हुआ ईशानी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। युवराज ईशानी को लेकर एक बड़े से लिफ्ट में जाता है, जहाँ हर तरफ शीशे लगे थे। वो लिफ्ट ऐसी थी जैसे ईशानी ने आज तक किसी मॉल में नहीं देखी थी। इस लिफ्ट में वो हर तरफ से खुद को देख पा रही थी।
यहाँ की हर चीज कितनी अलग है। ईशानी खुद को देखने में बिजी थी कि तभी लिफ्ट थोड़ी ऊपर जाकर रुकती है। जैसे ईशानी नंबर पर ध्यान देती है तो उसे समझ आ जाता है कि वो 20वें फ्लोर पर है। युवराज ईशानी को एक बड़े से दरवाजे के सामने लेकर जाता है जो पूरा ग्लास का बना था। क्या ये भी शीशे का दरवाजा है? ऐसे तो ये हाथ लगते ही टूट जाएगा। ईशानी की बात सुनकर युवराज जोर जोर से हंसने लगता है। अरे नहीं ईशानी, ये दरवाजा डायमंड का बना हुआ है और ये लोहे या किसी भी धातु से ज्यादा मजबूत है। ईशानी और युवराज जैसे ही दरवाजे के सामने आते हैं वैसे ही दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है। ईशानी अपने और युवराज के कमरे में आती है। ये कमरा बहुत ही बड़ा और आलीशान था। ये ईशानी के कमरे के घर से 5 गुना बड़ा था। उसके कमरे का इंटीरियर लाइटनिंग सब कस्टमाइज की हुई थी। कमरे में अचानक कुछ होता है और ईशानी डर जाती है। ये क्या हुआ? ईशानी, हमारे कमरे में खास तरह के AI सेंसर लगे हुए हैं जो मूड के हिसाब से टेम्परेचर और रूम की थीम को कंट्रोल करते हैं। जैसे अभी हमारा माइंड रिलैक्स है तो इस कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल और लाइट हल्के ब्लू कलर की है। ईशानी देखो, तुम्हारी फोटो कैसी लग रही है? युवराज ईशानी को एक फोटो की तरफ इशारा करता है जो ईशानी की एक बड़ी सी फोटो थी। इस फोटो में ईशानी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, खुले काले बाल और खिलखिलाती हंसी उसकी तस्वीर को और सुंदर बना रही थी। ईशानी, तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। युवराज के कहने पर जैसे ही ईशानी बेड पर बैठती है, ये बेड कितना मुलायम है, लग रहा है जैसे किसी बादल पर आकर बैठी हूँ। हमारा बेड यूरोप के इंटीरियर डिजाइनर ने डिजाइन किया है। ईशानी, तुम्हारी 150 बेडरूम वाले ससुराल में सारे कमरों में ऐसा ही बेड लगा हुआ है। ईशानी जैसे ही बेड पर गिरती है उसे नींद आ जाती है। बहुत दिनों बाद इतने आरामदायक बिस्तर पर सोने की वजह से ईशानी की सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती है। तभी एक मेड की आवाज उसके कानों तक जाती है। मैम, बड़ी मैडम ने आपको बुलाया है। मेड की आवाज सुनकर ईशानी जल्दी से घबरा कर उठती है। वो जैसे ही जमीन पर पैर रखती है वैसे ही एक नौकर उसके पैर के नीचे स्लीपर रख देता है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये तो बिल्कुल राजकुमारियों की कहानी जैसा है। मैम, आप तैयार हो जाइए। मेड ईशानी को उसके बाथरूम की तरफ ले जाती है। ईशानी जैसे ही बाथरूम के अंदर जाती है उसे लगता है कि जैसे वो किसी अलग दुनिया में आ गई हो। शावर की जगह पर ऑटोमेटिक झरना लगा हुआ था जो देखने में बिल्कुल नेचुरल वाटरफॉल जैसा लग रहा था। और जकूसी वो तो बहुत बड़ा फूलों की खुशबू से महक रहा था। मेरे ससुराल में दुबई का गोल्ड टॉयलेट भी है। इतना गोल्ड तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, जो मैंने कुछ घंटों में ही देख लिया है। गोल्ड टॉयलेट, मैंने तो इसके बारे में सिर्फ सुना ही था कि दुबई के शेखों के पास ऐसे टॉयलेट होते हैं। ईशानी ये सब सोचकर हंस रही थी कि तभी उसे मेड की बात याद आती है कि सास उसे बुला रही है। तो ईशानी जल्दी से तैयार होती है। वो बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर निकलती है। उसके आते ही रूम का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। ये क्या हुआ? मैम, नॉर्मली नहाकर निकलने से हमें ठंड लगती है, इसलिए आपके बाथरूम से बाहर निकलने पर AI ने रूम टेम्परेचर बढ़ा दिया ताकि आपको ठंडा लगे। मैम, आप चेंज कर लीजिए। मेड ईशानी को उसके कमरे में ही एक दरवाजे के सामने लेकर आती है। जैसे ही मेड उस दरवाजे को स्लाइड करती है, अंदर का नजारा देखकर ईशानी के होश उड़ जाते हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये क्या है? मैम, ये आपका चेंजिंग रूम है। यहाँ आपकी जरूरत की हर चीज मौजूद है। सोने चांदी की जड़ी साड़ियाँ, भारी सलवार, पार्टी के लिए मॉडर्न ड्रेसेस और असली बनारसी और सारी ट्रेडिशनल साड़ियाँ, पश्मीना, मोतियों का हार, सोने का नौलखा हार, रियल स्टोन की ज्वेलरी, सोने की कढ़ाई की हुई जूतियाँ, सैंडल, कोरियन और फेमस फ्रेंच ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट, स्किन केयर, यहाँ पर सब कुछ है। क्या ये सब कुछ मेरा है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे हमेशा से कोरियन मेकअप प्रोडक्ट पसंद थे। मैंने मॉल में इन्हें देखा था, लेकिन ये इतने महंगे होते हैं कि हम जैसे गरीब लोग इसे छू भी नहीं सकते थे। मेड ईशानी को उसका चेंजिंग रूम दिखाकर वहां से चली जाती है और फिर ईशानी अपने वार्डरोब से सुंदर सी सोने की नक्काशी की हुई जरजौदी साड़ी निकालकर पहनती है और उसके साथ भारी पुश्तैनी हार पहनती है। ईशानी जब तैयार होकर अपने कमरे में आती है तो युवराज उसे देखता ही रह जाता है। ईशानी, आज तुम किसी रानी से कम नहीं लग रही हो। अब तक तुम सिर्फ मेरे दिल की रानी थी, लेकिन अब तुम इस घर की भी रानी हो। युवराज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ईशानी शर्मा जाती है और वो युवराज का हाथ पकड़कर लिफ्ट से नीचे जाती है। ईशानी, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम हमारे घर की सबसे छोटी कुलवधू हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। वो काम नौकर कर लेंगे। बस तुम मीठे में खीर बना देना। वो खीर देवी माँ को चढ़ावे में चढ़ेगी। जी ठीक है माँ जी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा किचन दिखा देती हूँ। लता ईशानी को किचन में लेकर आती है। अपनी 150 बेडरूम वाले ससुराल के आलीशान किचन को देखकर ईशानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है।
रसोई इटालियन संगमरमर और कांच से बनी थी। वहां धुआं निकलने के लिए कोई चिमनी नहीं, बल्कि एक ऑटोमेटिक एयर प्यूरिफायर सिस्टम था। चूल्हे के नाम पर स्मार्ट इंडक्शन थे जो बिना आग के ही खाना पका देते थे। यहाँ तो चूल्हा ही नहीं है, मैं खीर किस पर बनाऊंगी? ईशानी को परेशान देखकर एक नौकर उसके पास आता है और स्मार्ट इंडक्शन चालू करता है। ईशानी ये सब देखकर हैरान थी। वो नौकर को सारा सामान बताती है और नौकर उसे निकाल कर देता है। फिर ईशानी सबके लिए खीर बनाती है। सबसे पहले खीर देवी माँ को चढ़ाई जाती है और जैसे ही ईशानी के ससुराल वाले खीर खाते हैं, वाह ईशानी, बहुत ही अच्छी खीर बनाई है तुमने। ऐसी खीर तो 5 स्टार रेस्टोरेंट के शेफ भी नहीं बना सकते हैं। पोता बहू, तुमने इतनी अच्छी खीर खिलाकर मेरा दिल जीत लिया। ये लो हमारे घर के पुश्तैनी कंगन। कमला ईशानी को अपने घर के पुश्तैनी कंगन देती है, जिसे देखकर ईशानी की जेठानी के शरीर में आग लग जाती है। दादी जी, आप इस गरीब भिखारी को ये सब कुछ क्यों दे रही हैं? ये तो हमारे पुरखों की निशानी है। इस पर तो बड़ी बहू का हक होना चाहिए। भाभी, अब आप बस कीजिए। जब से ईशानी आई है तब से आप उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं। अरे ईशानी पहले गरीब जरूर थी, लेकिन अब वो युवराज आहूजा की पत्नी है। और मेरे बारे में तो आप अच्छे से जानती है ना। अपने पति को अपने लिए स्टैंड लेता देख ईशानी को काफी खुशी होती है और युवराज के ऊपर उसका भरोसा पक्का होता है। युवराज ईशानी को पहली रसोई के नेक के तौर पर डायमंड का सेट गिफ्ट करता है। आप लोगों को जो करना है करो, मुझे क्या। ये बोलकर पूजा जलभुन के पैर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और ईशानी कमला को उनके विंग्स में लेकर जाती है। ईशानी बेटा, तुझे ये सब बड़ा अजीब लग रहा होगा ना? हाँ दादी जी, मैंने तो कभी अमीर ससुराल का सपना नहीं देखा था। मैं तो युवराज के साथ बस अपना घर बसाना चाहती थी। मैं तो एक कमरे वाले घर में रहती थी, लेकिन मुझे 150 बेडरूम वाला ससुराल मिल गया। ईशानी दादी से बात करते हुए उन्हें उनके बेडरूम में ले जाती है। फिर उनके पैरों की मालिश करके उन्हें सुला देती है। जब कमला सो जाती है तब ईशानी अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसको अपना बेडरूम नहीं मिलता है। मेरा 150 बेडरूम वाला ससुराल किसी भूल-भुलैया से कम नहीं है। इतनी देर से अपना बेडरूम ढूंढ रही हो, लेकिन मुझे वो मिल ही नहीं रहा है। ईशानी को परेशान देखकर उसकी मेड उसके पास आती है और उसे उसके कमरे तक छोड़ देती है। ईशानी जैसे ही अपने कमरे में जाती है, जानू कहाँ रह गई थी? इतना लेट क्यों हुआ तुम्हें आने में? मेरा 150 बेडरूम वाला ससुराल किसी भूल-भुलैया से कम थोड़ी है। मैं इतने सारे बेडरूम्स में अपना बेडरूम ढूंढ ही नहीं पा रही थी। अरे बस इतनी सी बात। तो चलिए महारानी जी, मैं आपको आपके 150 बेडरूम वाले ससुराल की सैर करवाता हूँ। युवराज ईशानी का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आता है। ईशानी, ये है हमारे घर का सबसे शानदार विंग, रॉयल ईस्ट विंग। यहाँ 20-30 बेडरूम्स हैं। ये विंग खासकर मम्मी पापा और दादी के लिए डिजाइन की गई है। यहाँ की दीवारों पर सोने की नक्काशी की हुई है। रॉयल ईस्ट विंग बिल्कुल राजमाता के बेडरूम जैसा था। दीवारों पर मूर्तियों के डिजाइन, बड़ा सा झूमर। इस विंग्स में चंदन और गुलाब की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। अरे ईशानी, ये देखो, ये मसाज चेयर जापान से इंपोर्ट हुई है। इसमें लेटते ही बॉडी का सारा पेन कहाँ गुम हो जाता है पता ही नहीं चलता। तुम भी इस पर आराम करके देखो। युवराज के जोर देने पर ईशानी मसाज चेयर पर बैठकर मसाज लेने लगती है। मसाज चेयर में उसे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर मसाज करवाने के बाद ईशानी युवराज के साथ दूसरा विंग देखने के लिए चली जाती है। मसाज चेयर तो सच में बहुत ही कंफर्टेबल है। उस चेयर ने तो मेरा पूरा स्ट्रेस दूर कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है मेरी रानी, आगे देखो होता है क्या। युवराज ऐसे ही बात करते हुए ईशानी को दूसरे विंग में लेकर जाता है। ईशानी, ये है मॉडर्न वेस्ट विंग। यहाँ जिम, स्पा, प्राइवेट ऑफिस है। तुम्हें पता है तुम्हारे पति की स्ट्रॉन्ग हॉट बॉडी इसी जिम में बनी है। युवराज, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना कोई तुमसे सीखे। ईशानी की बात सुनकर युवराज हंसने लगता है। अरे ईशानी, हमारे प्राइवेट ऑफिस में सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं। जब भी पापा, भाई या मुझे बिजनेस रिलेटेड काम करना होता है तो हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ ओपन एयर स्विमिंग पूल भी है। बाप रे बाप, अभी भी और कुछ देखने के लिए बाकी है। और नहीं तो क्या, अभी तो हमारे घर का सबसे सुंदर बेडरूम तो तुमने देखा ही नहीं है। चलो मैं दिखाता हूँ। ईशानी, ये देखो, गैलेक्सी नॉर्थ विंग। यहाँ 30 से 50 बेडरूम्स हैं जो अलग अलग देशों की थीम पर डिजाइन किए हुए हैं। थीम के हिसाब से मतलब? अरे यहाँ पेरिस, अमेरिका, हर देश की थीम पर यहाँ के बेडरूम को डिजाइन किया गया है। जैसे ये जापानी बेडरूम, यहाँ का इंटीरियर खास जापान से एक्सपोर्ट हुआ है। अलमारी में देखो, यहाँ जापान का बना उनका ट्रेडिशनल कैमिनो है। तुम पहन कर देखो। ईशानी किमिनो पहनती है। अरे मेरी प्यारी जापानी गुड़िया, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। अब ये देखो, ये है हेरिटेज साउथ विंग। यहाँ खानदान के 100 साल पुराने गहने, हथियार और पुश्तैनी तस्वीरें रखी हैं। ये गहने तो बहुत ही रेयर हैं। ईशानी, ये गहने मेरी परदादी नानी जी के हैं।
ये रहा तुम्हारा 150 बेडरूम वाले ससुराल का पूरा टूर। तो बताओ तुम्हें तुम्हारा ससुराल कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, और तुम सबसे अच्छे, क्योंकि तुमने मुझे ये सब दिया है। ईशानी की बात सुनकर युवराज मुस्कुरा देता है। 150 बेडरूम वाला ससुराल देखकर तो मैं थक गई हूँ और रात भी बहुत हो गई है। तुम्हें खाना खाकर मैं तो अपने आरामदायक बिस्तर में सोऊंगी। ये सोचकर ईशानी खुशी खुशी खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए आ जाती है। ईशानी जैसे ही बिस्तर पर लेटती है उसे नींद आ जाती है। वहीं अपने बेडरूम में सोई पूजा। ससुराल आते ही ये लड़की सबकी नजरों पर चढ़ गई है ना। अब मैं इसे बताती हूँ, एक कमरे वाले घर में तो ये सो नहीं पाती होगी, मैं इसे अपने 150 बेडरूम वाले ससुराल में भी नहीं सोने दूंगी। पूजा ईशानी को आधी रात को फोन करती है। क्या हुआ दीदी? ईशानी देखो ना, मेरी एलर्जी की दवाई पता नहीं किस बेडरूम में छूट गई है, प्लीज तुम मेरे लिए दवाई ढूंढ दो ना। अच्छा ठीक है दीदी। ईशानी पूजा की एलर्जी की दवाई ढूंढने के लिए एक एक बेडरूम चेक करती है, लेकिन 150 बेडरूम चेक करते करते उसे काफी टाइम लग जाता है और सुबह के 5 बज जाते हैं। तब ईशानी को पेरिस विंग में पूजा की दवाई मिलती है। मायके में तो एक कमरे की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाती थी और अब ससुराल में वही हाल है। ईशानी पूजा को उसके कमरे में जाकर दवाई देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब पूजा हर दिन कुछ ना कुछ करके ईशानी को सोने नहीं देती। एक दिन पूजा ईशानी के कमरे में जाने से पहले उसके बेड पर उसकी सोने वाली जगह पर पानी डाल देती है। ये बेड गीला कैसे हो गया? युवराज तो अपनी जगह आराम से सोए हैं, फिर मेरी जगह गीली क्यों है? कहीं ये भीगा तौलिया बेड पर तो नहीं भूल गए थे? अब मैं क्या करूं? ईशानी भीगे बिस्तर पर ही जैसे तैसे सोने की कोशिश करती है। बिस्तर भीगा होने की वजह से उसको ठीक से नींद नहीं आती है। ईशानी और युवराज का बेडरूम हेरिटेज विंग के पास ही था। तो जब ईशानी अपने बेडरूम से निकलती है, क्या हुआ ईशानी, तुम ठीक से सोई नहीं क्या? हाँ मुझे पता है, इस घर में तो ऐसा ही हो जाता है। दीदी क्या मतलब है आपका? ईशानी, हमारे घर पर हमारे पूर्वजों की आत्मा भटकती है, खासकर हेरिटेज विंग के पास, और तुम्हारा रूम वहीं है, इसलिए शायद तुम डर गई होगी। ईशानी पूजा की बनावटी बातों को सच मान लेती है। अब उसे अपने कमरे में सोने में डर लगता है। एक दिन वो युवराज के साथ पेरिस विंग में सो रही थी कि तभी पूजा कंट्रोल रूम में जाकर ईशानी के रूम का टेम्परेचर कम कर देती है और उसके रूम में एक बिल्ली का चाइनीज छोटा सा खिलौना रख देती है, जिससे बिल्ली की डरावनी आवाज आती थी। अचानक से ठंड कैसे बढ़ गई और ये बिल्ली की आवाज कहाँ से आ रही है? युवराज को स्ट्रेस कम करने की दवाई खाने की आदत थी, तो वो दवाई की वजह से गहरी नींद में सोया हुआ था। रात भर बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, जिस वजह से ईशानी डर के मारे सो नहीं पाती है। अगले दिन सबके सामने, मुझे लगता है हम लोगों को अपने हेरिटेज रूम का सामान किसी म्यूजियम में रखवा देना चाहिए। हमारे घर में हमारे पूर्वजों की आत्मा भटकती है। ईशानी की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। पूजा आग में घी डालते हुए कहती है, एक कमरे वाले घर में देवरानी जी को सोने को तो मिलता नहीं था, और अब 150 बेडरूम वाला ससुराल शायद इन्हें रास नहीं आ रहा है। पूजा बहू चुप रहो, और ईशानी बेटा ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा इस घर में कुछ भी नहीं है। लता ईशानी को समझाकर उसके कमरे में भेज देती है और खुद सोचती है, ईशानी तो बहुत समझदार लड़की है, वो ऐसी बातें क्यों कर रही है? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, मुझे पता लगाना होगा। लता मेन रूम में जाकर सीसीटीवी चेक करती है तो देखती है कि ये सारा खरा धरा पूजा का है। पूजा, यहाँ हॉल में आओ। लता की आवाज सुनकर पूजा और परिवार के बाकी लोग हॉल में आ जाते हैं। लता सभी को पूजा का ईशानी के कमरे में पानी गिराने से लेकर ईशानी के कमरे में चाइनीज बिल्ली रखकर उसे डराने तक का सब कुछ दिखाती है। ये सब क्या है बड़ी पोता बहू, तुम तो हमारे घर की शान हो, ऐसी हरकतें तुम्हें शोभा देती है। पूजा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अपना कांड सबके सामने आता देख पूजा घबरा जाती है और माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस ईशानी से चल गई थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पूजा, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो ईशानी से मांगो, तुमने इतनी रातों से उसे ठीक से सोने नहीं दिया। ईशानी मुझे माफ कर दो, तुम तो हमेशा मेरी मदद करती थी, लेकिन मैंने जलन की वजह से तुम्हारे साथ गलत किया, अब मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं दीदी, परिवार में ऐसी चीजें हो जाती हैं, आपने अपनी गलती मान ली, वही बहुत है। उसके बाद पूजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि उसने ईशानी के साथ इतना गलत किया था, बट फिर भी ईशानी ने उसे एक झटके में माफ कर दिया, जिससे पूजा का दिल पिघल जाता है। ऐसे दिन गुजरते हैं। अब ईशानी अपने 150 बेडरूम वाले ससुराल में आराम से रहने लगती है। वो अपने यूरोपियन बेड पर अच्छे से सोती। उसे मायके में जो सुख नहीं मिला था, वो सब कुछ उसे अपने ससुराल में मिल रहा था। एक दिन ईशानी को उसके मायके की याद आती है। मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है और टाइगर को देखने का मन कर रहा है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवाने के लिए ले चलता हूँ। युवराज ईशानी को लेकर उसके मायके चला जाता है। ईशानी जब अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसके एक कमरे वाले घर की जगह 2 मंजिल वाला मकान है
और उसके घर के पास एक दुकान है जिसमें उसके मम्मी पापा ग्रोसरी का सामान बेच रहे हैं। ईशानी अपने घर वालों के पास जाती है। मम्मी पापा ये कैसे हुआ? ये सब कुछ दामाद जी ने किया है। शादी के हफ्ते दिन बाद वो यहाँ आए और हमारे लिए घर और दुकान बनवा दी। रेखा की बात सुनकर ईशानी इमोशनल हो जाती है और वो युवराज को गले लगा लेती है। ईशानी जब बाहर आकर मोहल्ले के बच्चों को देखती है तो उसे बुरा लगता है, क्योंकि गरीब बच्चों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। कुछ बच्चे घर के बाहर मटरगश्ती कर रहे थे तो वहीं कुछ बच्चे अपनी गरीब माँ बाप के साथ उनका काम कर रहे थे। युवराज, मैंने इन बच्चों के लिए कितने सपने देखे थे और अब देखो। मैं जानता हूँ ईशानी, तुम उनके लिए स्कूल खोलना चाहती थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पापा से बात करके इन बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल खुलवाऊंगा। युवराज और ईशानी घर आकर सारी बात अपने ससुराल वालों को बताते हैं। ईशानी बेटा, तू इतना अच्छा काम करने जा रही है, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ ईशानी। मैं अपने पापा से बात करके स्कूल बनवाने का ऑर्डर ले लूंगी। मेरे पापा विधायक हैं। पूजा की बात सुनकर ससुराल वाले बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद ईशानी का स्कूल खुल जाता है और वो वहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। ईशानी की जिंदगी तो युवराज से शादी करके एक पल में ही बदल गई, पर क्या ऐसा असल जिंदगी में होता है? अपनी राय कमेंट में बताएं।